So today we are going to take the rest of the questions. This is question number 31. Recently, NASA has selected two missions named Da Vinci Plus and Veritas. In the context of these missions, consider the following statement. पूछा गया है कि नासा ने दा विंची प्लस और वेरिटास, देखो दा विंची प्लस जैसे ही आ जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इट्स अमेरिकन मिशन। ये जो दो मिशन हैं ये किसी ग्रह के लिए लॉन्च किए हैं, अभी लॉन्च नहीं किए हैं लेकिन आगे लॉन्च करेगा। पहला वाला ऑप्शन में दिया गया है कि नासा हैज सिलेक्टेड बोथ मिशन टू एक्सप्लोर वीनस, तो वीनस इज करेक्ट ऑप्शन। वीनस जो है वो सूरज के बाद का दूसरा ग्रह आता है और वीनस को सूरज की परिक्रमा करने में 224.7 दिन लगते हैं पृथ्वी के मुकाबले। और वीनस को ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, यानी वीनस एक तरीके से बहन है पृथ्वी की, शुक्र। दूसरे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में द मिशन आर पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वीनस के बारे में थोड़ा सा स्टडी ज़रूर कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास में कुछ, राष्ट्रपति के पास में कुछ शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों के बारे में पूछा गया है। पहला पूछा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट वीटो। देखो वीटो का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति की पूरी ताकत। भारत में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको तीन प्रकार का वीटो मिलता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तीनों के अपने अपने अर्थ होते हैं। पहला पूछा है द क्वालिफाइड वीटो इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दैट इज करेक्ट। क्वालिफाइड वीटो है, होता ही नहीं है राष्ट्रपति के लिए, ओके, बिकॉज यहाँ पर ओवर राइडिंग पावर्स की बात होती है बाय लेजिस्लेटिव, और वो भी हाई मेजोरिटी के तौर पर। तो ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं होती हैं, अमेरिका की बातें हैं। तो ठीक है, फर्स्ट इज नॉट, दैट मीन्स करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नॉट है। दूसरा है द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बिल्कुल सही है। जब संविधान का संशोधन होता है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं होता है, यानी कि ये पॉइंट भी सही है। तीसरे में लिखा है दैट द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस अ सस्पेंसिव वीटो इन द केस ऑफ मनी बिल, तो दैट इज राइट। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि सस्पेंड करने देना, कि मैं इस बिल को नहीं मानता हूँ, वापस भेज रहा हूँ। तो सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के मामले में नहीं होता, यानी बजट पास होता है तो बजट पास होके ही रहेगा, तो प्रेसिडेंट के पास वो वीटो नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है, तो प्रेसिडेंट के पास में सस्पेंसिव वीटो होता है, और प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता है जिसमें वो लेजिस्लेशन में जो भी आगे काम होना है उसमें उस दायरे को ख़त्म कर देते हैं। जो भी बिल होता है उसको अपनी पॉकेट में रखकर या उसको बिल्कुल समाप्त करके उसके बारे में कोई बात नहीं होती आगे। तीनों करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है बैठक, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि इस बैठक में क्या होता है। पहला है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट को हिंदी वाले कह सकते हैं स्थगन, स्थगन बोला जा सकता है। स्थगन क्या होता है, इट सस्पेंड्स द वर्क इन द सिटिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम। आपका सुबह स्कूल शुरू हुआ और स्कूल शुरू होने के बाद में आपकी रिसेस हुई, रिसेस के बाद में आपकी छुट्टी हो गई, तो बस वो जो रोज़ स्कूल जो लग रहा है उस रोज़ स्कूल के मोमेंटम में जब आपकी हर दिन छुट्टी होती है, बस उस छुट्टी को आप मान लीजिए कि वो एडजर्नमेंट होता है। ठीक है, स्कूल की रोज़ की छुट्टी, एडजर्नमेंट यानी स्थगन। आज की छुट्टी हो गई है, कल का कल देखेंगे। दूसरा होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन को सत्रावसान कहते हैं। दैट मीन्स जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपका विंटर सेशन होता है, ठीक है, आपका समर सेशन होता है, यानी कि आपके 3-3 महीने के सेशन होते हैं और फिर आपका यूनिट टेस्ट होता है। तो प्रोरोगेशन वो चीज़ होती है। इट इज़ नॉट ओनली इट नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो अ सेशन ऑफ हाउस, दैट इज करेक्ट। मतलब आपकी छुट्टी हो चुकी है लेकिन केवल उस दिन की छुट्टी नहीं हुई है, उस पूरे सेशन की ही छुट्टी हो गई है। जैसे आप बरसात के मौसम में स्कूल गए तो रोज़ छुट्टी हो रही है, लेकिन बरसात के मौसम के बाद एक स्कूल वाले हो सकता है कि पूरी छुट्टी दे दें 10-20 दिन की, तो बस उसी को प्रोरोगेशन बोला जाता है। यानी कि रोज़ की छुट्टी एडजर्नमेंट, एक बड़े सेशन की छुट्टी प्रोरोगेशन बोली जाती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है एडजर्नमेंट सिने डाए। एडजर्नमेंट सिने डाए बहुत सिंपल है। एडजर्नमेंट को आपने क्या बताया था, एडजर्नमेंट का मतलब होता है रोज़ की छुट्टी। एडजर्नमेंट सिने डाए का मतलब होता है कि आज छुट्टी दे दी, आज स्कूल के टीचर ने बोल दिया है कि आज छुट्टी है, लेकिन बताया नहीं है कि अगला सेशन कब लगेगा, अगली का क्लास जो है कब लगेगी।
तो यहाँ लिखा है टर्मिनेट्स द सिटिंग, मतलब छुट्टी तो हो चुकी है, ऑफ अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की यानी स्कूल की, फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड, यानी पता नहीं अगला सेशन दोबारा कब लगेगा, तो उसको एडजर्नमेंट सिने डाई बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल मिला के आज हमें 20 क्वेश्चंस लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ मैंगो। यहाँ पर बोला गया है कि मैंगो की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। जीआई टैग आप सबको पता होना चाहिए। जीआई टैग का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तुएं जो भारत में बनती हैं और भारत में जब वो बनती हैं, जैसे डिंडीगुल लॉक्स या चंदेरी की साड़ी या आगरा के पेठे या चाय दार्जिलिंग की, वो उसी जगह बननी चाहिए, राइट। और वो जोग्राफिकल सेफ्टी के लिए होता है, ताकि वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो बनती रहे। तो यहाँ पे 5 प्रकार के मैंगो की वैरायटी दी है। यहाँ पे बोला है कि खीर सप्ती, ये खीर सप्ती जो मैंगो होता है ये वेस्ट बंगाल का होता है, और ये दूसरा जो है लक्ष्मण भोग, ये भी वेस्ट बंगाल का होता है। यानी खीर सप्ती और लक्ष्मण भोग ये दोनों जो हैं ये दोनों वेस्ट बंगाल के हैं। इसके बाद में है चौसा आम। चौसा आम जो होता है वो यूपी का होता है, बनारस का। और जर्दालू जो होता है वो बिहार का होता है। और अल्फांसो पूरी दुनिया को पता है कि ये महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया इनमें से किन वेराइटीज़ को दिया गया है जीआई टैग। तो जीआई टैग इनमें से 4 वैरायटी को दिया गया है। आप चौसा को हटा दो, बिकॉज चौसा पे अभी बात चल रही है कि उसको जीआई टैग देंगे। बाकी खीर सप्ती, लक्ष्मण भोग, जर्दालू और अल्फांसो को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, आगे चल के उसे चौसा को भी मिल जाएगा। The next question is which of the following statement are correct with the regard of पंचायत। पंचायत के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी पंचायतों के बारे में पूछा है। पहला है इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर। मतलब पंचायत जो आती है वो 5 साल के लिए आती है, और 5 साल से पहले, 5 साल के खत्म होने से पहले अगले 5 साल के लिए कौन सी पंचायत आएगी उसका चुनाव आपको इस टर्म में ही करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगली पंचायत का चुनाव आपको पहले ही करना पड़ता है। दूसरा है इन केस ऑफ प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, मतलब पंचायत 5 साल नहीं चली, हो सकता है बीच में ही वो भंग हो गई, उस केस में डिसोल्यूशन न्यू पंचायत या पंचायत रिमेन्स इन द ऑफिस ओनली फॉर रिमेन पीरियड। तो ऐसा हो सकता है क्या कि भैया डिसोल्यूशन हो गया और फिर बचे हुए टाइम के लिए वही पुरानी पंचायत बनी रहे। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड इलेक्शन इफ द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द डिसोल्व्ड पंचायत इज लेस देन 6 मंथ। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, समझ लो। 5 साल की पंचायत थी, उसको 4.5 साल हो गए हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है किसी भी पंचायत के साथ में, तो जो बचा हुआ 6 महीना है उसमें भी वही पुरानी पंचायत रह सकती है। डिसॉल्व होने के बाद भी वो चली जाएगी, लेकिन नया इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर आर इक्विवेलेंट टू स्टैच्योर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी लैंग्वेज में पूछा है। देखो 3 प्रकार के केंद्र मंत्री होती हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके पास में सीधे मंत्रालय होता है। इनके नीचे आते हैं स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री, ये भी सेंटर के ही होते हैं। स्टेट समझ के ये मत समझ लेना कि राज्य का कोई मंत्री होगा, एमपी का कोई मंत्री होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर होते हैं, और उसके नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। तो सबसे बड़े होंगे कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, और उसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर। क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ दोनों का है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इन दोनों को सेम कब माना जाता है, किस मामले में माना जाता है। तो पहला मामला है ओथ का। ओथ का मतलब होता है कि कैबिनेट मंत्री को अगर शपथ कोई दिलाता है, कसम कोई खिलवाता है, तो वो प्रेसिडेंट खिलवाता है, और स्टेट मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही यानी राष्ट्रपति ही खिलवाता है। और ये होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। ठीक है, दूसरे में लिखा है रिमूवल। देखो शपथ तो दोनों की एक ही व्यक्ति दिलवाएगा। क्वेश्चन में भी लिखा है कि इन दोनों में सेम क्या है, यानी कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है। तो दोनों को प्रेसिडेंट ही वो दिलवाता है शपथ। दूसरा है रिमूवल। रिमूवल भी एक ही इंसान सेम करता है, प्राइम मिनिस्टर।
अगर कैबिनेट मंत्री को हटाना है और स्टेट मिनिस्टर को हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर ही हटवाएगा। और तीसरे में लिखा है अकाउंटेबिलिटी लोकसभा, तो भैया कैबिनेट मंत्री तो हमेशा लोकसभा के लिए ही अकाउंटेबल होंगे। प्लीज़ याद रखिए, सरकार जो होती है वो लोकसभा को जवाब देती है, लोकसभा उससे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कैबिनेट और स्टेट मंत्री दोनों के दोनों लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तीनों इसमें करेक्ट है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ओपेक। ओपेक का मतलब आपको पता होगा, पता होना चाहिए, वैसे तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऐसे देश जो पेट्रोल दूसरे देशों में बेचते हैं, ठीक है। पूछा है कि इस मामले में कुल मिला के ओपेक प्लस की बात हो रही है। ओपेक प्लस में कुल मिला के 13 देश होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि भैया इन 13 देशों में कौन सा नहीं है, तो ईरान है, कॉन्गो है, वेनेजुएला भी है, लेकिन पेरू जो है, पेरू नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। प्लीज़ इसकी लिस्ट बनाइएगा कि ये 13 देश कौन से हैं ओपेक प्लस के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ST SC के मामले में पंचायती राज को लेकर बात पूछी है कि भैया ST और SC जो लोग होते हैं, यानी ट्राइबल पीपल जो होते हैं, उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उनका जो रिजर्वेशन होता है उस पर यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। दोनों को स्टडी करते हैं। पहली प्लीज़ याद ये रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है 243 और उसका होता है D, 243D। देखो 243 जो है उसका A से लेकर O तक पंचायतों के लिए होता है। अब A से O के बीच में D तो आता ही है। ये जो D होता है ये पंचायतों में रिजर्वेशन के लिए होता है फॉर ST SC। पहले ऑप्शन में लिखा है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ। देखो इस पूरे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि भैया पंचायत अगर होगी तो ST और SC के जो लोग होंगे उस पंचायत के अंदर, उस पूरी पंचायत में रिजर्वेशन 1/3 का होगा, ऐसा पंचायती राज में बोला गया है। तो ये बिल्कुल सही है, अमेंडमेंट की तरीके से इसी को लागू किया गया था। पर ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं उसमें 50% पंचायतों में रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन फॉर ST SC एक्सटेंड्स टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल 3 लेवल्स। ऑल 3 लेवल का मतलब क्या होगा? पंचायत, ठीक है, ब्लॉक, उसके बाद जिला। तो हर लेवल पर आपको पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। किसके लिए? ST और ST के लिए। अगर उस क्षेत्र में ST SC की जनसंख्या ज़्यादा है तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा हूँ, मतलब शुरुआत कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रैक्टिस मुझे अभी बनानी पड़ रही है कि किस तरीके से ये पैड वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जो राइटिंग पैड है ये मुझे अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो राष्ट्रपति सबसे ताकतवर होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के मामले में, और इनके पास में क्षमा करने की शक्ति होती है। यानी आपको जेल हुई है तो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं। पहले में लिखा है द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर। अगर राष्ट्रपति अपनी क्षमा करने की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन एज अ कोर्ट, तो वो एक कोर्ट की तरह काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति कोर्ट कभी नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्ति होती है। राष्ट्रपति कभी भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं बन सकता। राष्ट्रपति और जुडिशरी पावर बिल्कुल अलग होती है। तो ये जो पॉइंट है ये गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरे में लिखा है द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर कैन एक्ट एज हिज डिस्क्रिशन। राष्ट्रपति जब किसी को माफ करता है अपनी शक्तियों से तो वो अपनी मर्जी से करता है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो कैबिनेट के अप्रूवल से करता है, ठीक है। प्लीज ये याद रखिएगा। मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल के अप्रूवल से ये सब कुछ हो पाएगा कि माफ करना है या नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा आसान सा है। अगर इन डेप्थ नॉलेज है, आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट आर नॉमिनेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राज्यसभा जो होती है उसमें 250 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, ठीक है। और 250 मेंबर में से जो 12 लोग होते हैं, ये 12 जो लोग होते हैं ये इलेक्ट होके नहीं आते, ये नॉमिनेट होके आते हैं। नॉमिनेट का मतलब है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नॉमिनेट करता है इन लोगों को, लेकिन वो 4 फील्ड में नॉमिनेशन करता है।
लिटरेचर में बिल्कुल करेगा, अच्छा कवि होना चाहिए, लिटरेचर उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो फेमस होना चाहिए। दूसरा आर्ट होना चाहिए, तीसरा स्पोर्ट होना चाहिए, और चौथा सोशल सर्विस होना चाहिए। सब सही है एक को छोड़ के, ये स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की जगह आपको करना है साइंस, विज्ञान का उस्ताद होना चाहिए वो। अब आप सोचोगे कि स्पोर्ट्स में तो भैया एक थे सचिन तेंदुलकर, उनको क्यों लेके आ गए? तो भैया वो सोशल सर्विस के चक्कर में आए थे, वो स्पोर्ट्स से नहीं आए थे, ठीक है। मूर्ख बनाया था उन्होंने। सचिन तेंदुलकर को आप बहुत महान समझते हो, इतने महान इंसान है नहीं, बुरा लगेगा कुछ लोगों को। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 2021 was slashed in the largest World Economic Outlook report. In this context, consider the following statement regarding the World Economic Outlook report. अरे यार ये तो बहुत सिंपल है यार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है ये रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ही रिलीज करता है, और ये साल में 2 बार पब्लिश होती है, यानी ये बाय एनुअल होती है। ओके, यहाँ पर मतलब पूरा कंफ्यूज किया है, ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। मत हो परेशान इतना, पहला याद रखो कि भैया ये जो देखो वो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं की, वो तो आपको रटनी पड़ेंगी। रट नहीं सकते तो समझो, रिपोर्ट समझो। अगर आप इन डेप्थ जाओगे रिपोर्ट्स में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, और आपको रटने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ स्टेट असेंबली? मैं रहता हूँ एमपी में, और मेरे एमपी की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में मुझे मिलती है विधानसभा। विधानसभा के बारे में पूछा है कि विधानसभाओं में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले पे लिखा हुआ है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली इज फिक्स्ड एट 60 एंड 500। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। विधानसभाएं जितनी भी स्टेट्स की होंगी उसमें लिखा गया है कि तुम भैया एमएलए जो होते हैं, यानी विधायक, चाचा जी विधायक है हमारे, एमएलए जो होते हैं वो 60 से लेकर 500 हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सभी स्टेट पे लागू नहीं होता है, ये 5 स्टेट पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। प्लीज याद रखिएगा, एक होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक होता है सिक्किम, एक होता है गोवा। प्लीज याद रखना कि यहाँ पर 60 से 500 नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ 30 होते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे स्टेट्स हैं। अब मैंने आपको बोला 5 है, 3 तो हो गए, 2 बचे हैं। एक होता है मिजोरम, ठीक है, और दूसरा होता है नागालैंड। तो मिजोरम में 40 होते हैं विधानसभा में, और नागालैंड में 46 होते हैं। तो 5 स्टेट में ऐसा नहीं होता कि यार 60 से 500 रहे, बाकी सारे स्टेट में 60 से 500 होते हैं। ये प्लीज़ अच्छे से याद रख लेना, बाकी 5 स्टेट में ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा है द गवर्नर कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये 2 नहीं होता है, ये हुआ करता था 1, अब इसको भी हटा दिया है नए अमेंडमेंट से। तीसरा होता है, दूसरा भी गलत, तीसरा होता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, जिसको हम दूसरे नाम से विधानसभा भी जानते हैं, जिसमें 60 से लेकर 500 होने चाहिए, लेकिन 5 स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता। बाकी 3 स्टेट में 30 होते हैं, बाकी में मिजोरम में 40 होते हैं, और नागालैंड में 46 होते हैं, वो सब सॉरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमन, वुमन का रिजर्वेशन होता है, तो वुमेन्स का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। रिजर्वेशन केवल एसटी और एससी कम्युनिटी का हो सकता है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are correct with the reference to full faith and credit clause related with public act records to judicial proceedings? ये बहुत टेक्निकल है, अगर आपको हल्का फुल्का ज्ञान है तो इस क्वेश्चन से बच के बाहर निकल जाना, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज है, अगर तगड़ी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की और आपको आर्टिकल 261 के बारे में पता है तो आप इसके बारे में आंसर दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। क्या लिखा है कि फुल फेथ, पूरा भरोसा, एंड क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब भी भरोसा होता है, आप भरोसे वाले व्यक्ति पर ही को ही पैसा देते हैं। फुल फेथ और क्रेडिट अगर है किसी इंसान पर, तो ये जो क्वालिटी है कि मुझे पूरा भरोसा है, ये क्लॉज जो होता है ये पब्लिक एक्ट पर लागू होना चाहिए।
मतलब सरकार कोई भी कानून बनाए जनता के लिए, उस पर फुल फेथ और क्रेडिट हो। रिकॉर्ड्स, पीछे इतिहास के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उस पर भरोसा हो। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो कोर्ट कहता है उस पर भरोसा हो। उस चीज पर आर्टिकल 261 बनाया गया है। बड़ा खतरनाक आर्टिकल है, यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, लेकिन हम ऑप्शंस जो दिए हैं उससे समझेंगे कि आर्टिकल 261 क्या है। पहले में लिखा है द टर्म पब्लिक एक्ट्स इंक्लूड्स ओनली लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से सुनो, ये जो पब्लिक एक्ट है, पब्लिक एक्ट का मतलब क्या? पब्लिक यानी जनता, एक्ट यानी कानून। सरकार किसके लिए कानून बनाती है? जनता के लिए कानून बनाती है। इंक्लूड्स ओनली लेजिस्लेटिव एक्ट्स। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ और बोलो कि क्या सरकार केवल कानून बनाएगी? नहीं, सरकार कानून बनाने के साथ साथ कानून को लागू भी करती है। यानी सरकार के दो काम होते हैं, लेजिस्लेशन प्लस एग्जीक्यूशन। कानून बनाना भी है और कानून लागू भी करवाना है। यहाँ लिखा है ओनली लेजिस्लेटिव एक्ट, तो दैट इज रॉन्ग। दूसरे में लिखा है द जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको इतने महान टीचर अपने भूतकाल में मिले हैं जो ये कहते हैं कि भैया ये जो कोर्ट है ना, अगर ये हाई कोर्ट है तो भैया हाई कोर्ट की केवल स्टेट में चलती है। और ये बोलते से ही वो अपना पत्ता झाड़ लेते हैं कि भैया मैंने तो सिखा दिया। ध्यान रखो, जब भी एक सिविल कोर्ट चलता है तो सिविल कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, उसका इस्तेमाल आप भारत की किसी भी अदालत में कर सकते हो। बस शर्त यह है कि वो आदेश या वो केस सिविल होना चाहिए, वो केस क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि हाँ भैया, सिविल कोर्ट के जो आदेश होते हैं उसको आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस शर्त ध्यान रखना कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ही यहाँ पे सही है। तीसरे पॉइंट पे लिखा है इट मैंडेट्स द कोर्ट ऑफ अ स्टेट टू एनफोर्स द पीनल लॉ ऑफ अनदर स्टेट। हाँ, यहाँ पर आपके जो पुराने जो मूर्ख टीचर थे, उन्होंने जो भी आपको सिखाया है वो बेचारे इस थर्ड पॉइंट में मूर्ख नहीं होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही सिखाया है कि भैया अगर एक कोर्ट ने आदेश दिया है किसी भी पीनल लॉ को, पीनल का मतलब होता है क्रिमिनल लॉ या कोई सजा याफ्ता कानून, तो वो जो केस है वो दूसरे राज्य में भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बिकॉज हर राज्य का क्रिमिनल लॉ अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है क्वेश्चन, बच सको तो बच जाओ, और अगर सीख सको तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर केवल ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, कंफ्यूजन अगर है तो क्लास में मिलकर मुझसे क्लियर करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फॉर द 44th नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले में लिखा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है भारत के बाहर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन कैन ओनली बी मेड इन पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है भैया। अगर देश के बाहर का कानून बनाना है, देश के क्षेत्र के बाहर का, तो आप क्या है, मध्य प्रदेश थोड़ी ना बनाएगा, स्टेट थोड़ी ना बनाएगी, वो तो पार्लियामेंट बनाएगा। बिल्कुल बना सकता है, किसने रोका है उसको? वो सोवरेन है, वो अपने आप में अपना मालिक है। दूसरा है द पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू रेसिड्यूरी मैटर्स लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट। ध्यान से समझो, रेसिड्यूरी मैटर्स, ऐसा मामला जिस पे कभी सोचा ना गया हो, जिस पे कभी भी चिंतन मनन ना किया गया हो, क्योंकि वो भविष्य की बातें हैं। एक जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगी ना, या आपका एमपी या राजस्थान बनाएगा? नहीं। तो ऐसी चीजें जो अचानक से आ जाती हैं, तो अचानक से जब एक नया युग शुरू हो जाता है तो उस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डू नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखो, दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे पहले तो ये जान लो, जब कानून बनता है तो कहीं भी बन सकता है, और जब भी कानून जहां से भी शुरू होगा पास होने के बाद दूसरे हाउस में जरूर जाएगा, या तो लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में। ठीक है, इतना बेस याद रखो बस। पहला पॉइंट है, अब बिल पेंडिंग, बिल का मतलब होता है अभी वो कानून नहीं बना है, कानून बनाने की प्रक्रिया में है, यानी वो लॉ से पहले क्या कहा जाएगा, कानून पास होने से पहले वो बिल कहा जाएगा, विधेयक हिंदी में कहते हैं। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन लोकसभा। ठीक है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में लोकसभा के डिसोल्यूशन पे वो बिल लैप्स होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा, डू नॉट लैप्स लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे में लिखा है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट पास्ड बाय लोकसभा। एक कानून है जो राज्यसभा में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वो लोकसभा में पास हो गया था, तो वो जो बिल होगा वो बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ लोकसभा से ही पास हुआ था और क्वेश्चन उलझा के पूछा हुआ है, नॉट लैप्स। तो यस, ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। और तीसरे में लिखा है बिल पास्ड बाय बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो अब क्या टेंशन है? तो इस मामले में वो बिल लैप्स नहीं होगा। दैट मीन्स तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस स्टेटमेंट को उलझाया हुआ है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करना है। नेक्स्ट है, इन सर्टेन केस बिफोर मद्रास हाई कोर्ट इट वॉज हेल्ड दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ, NGT, ये एक ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ अलग अलग विशेष मामलों के लिए क्या होता है, ट्रिब्यूनल होता है। ये भी कोर्ट ही होता है। NGT का मतलब होता है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सारे मामले सबसे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में से पहले NGT में जाते हैं। पूछा यह है कि NGT के जोनल बेंच में कौन कौन नहीं आता है, तो प्लीज़ याद रखना NGT के 4 जोनल हैं। मतलब पहली बेंच जो मेन बेंच होती है वो दिल्ली में लगती है, दूसरी भोपाल है, चेन्नई है, कोलकाता है, और ये मुंबई गलत है, मुंबई में NGT नहीं होता, मुंबई की जगह होता है पुणे में। ठीक है, अगला है 47 क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफ मेयर इन इंडिया कंसिडर द फेयर। मेयर के बारे में पूछा है। मेयर का मतलब होता है महापौर। महापौर इज लाइक गवर्नर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी काम का नहीं होता है ये इट्स लाइक एन ऑर्नामेंट। ठीक है, जो गहना होता है ना, बस दिखाने के लिए, बस ये वो होता है और कुछ नहीं होता है, बकवास आदमी होता है ये। पहला लिखा है ही इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव में हमेशा आपको एग्जाम पास करके आना होता है, ये ध्यान रखना। मेयर को आप एग्जीक्यूटिव बना रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हेड आप होंगे आप, यानी एक IAS। हमेशा एक कलेक्टर ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव होता है, और जनरली वो एक IAS होता है, कलेक्टर नहीं बट वो एक IAS होता है। ठीक है, जैसे CEO। ठीक है, वो दूसरा होता है, ये तो पहला तो गलत हो गया, ही डज नॉट हैव एनी फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इतना करेक्ट है कि मेयर का जो मेयर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है हर स्टेट पर। स्टेट चाहे तो उसको 5 साल के लिए लाए, दूसरा स्टेट चाहे तो उसको 2 साल के लिए लाए, तीसरा स्टेट है उसको 1 साल के लिए लाए। हर स्टेट पे डिपेंड होता है कि उसका टर्म कितना रहेगा, तो भैया फिक्स तो होगा नहीं। इसलिए सेकंड पॉइंट जो होता है इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये कंसिडरेबली गलत है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं तीसरा, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, तो ही इज नॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, दैट इज रॉन्ग, कभी भी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको जनता इलेक्ट करती है, वोट डालती है। ठीक है, VVPAT का यूज़ करती है, वोटिंग मशीन का यूज़ करती है। इसमें ऑप्शन सेकंड ही सही है, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा है, नॉट फिक्स टर्म।
अगले पे आते हैं, ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, इसको ख़त्म करते हैं हम। यहाँ पर आपको एक बहुत तगड़ी हिंट मिलेगी, सोहरा वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो आसाम, मेघालय, मणिपुर में सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सी है? चेरापूंजी वगैरह। तो सोहरा भी चेरापूंजी के पास आता है और आंसर है मेघालय। सबसे ज़्यादा नम जगह भारत की नम जगहों में से एक है। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी मतलब आप गांव में हो तो पंचायत, आप शहर में हो तो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन या म्यूनसिपालिटी। लोकल अथॉरिटी के पास क्या क्या होता है? इट मस्ट हैव लीगल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल कानून बनाती है ये, सही है। इट मस्ट फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया, तो बिल्कुल इनका एरिया सीमित होता है, गांव का गांव में, पंचायत का गांव में और म्यूनसिपालिटी का शहर में, ये भी सही है। इट मस्ट हैव द पावर टू रेज फंड्स, ये बिल्कुल पैसा इकट्ठा कर सकती है, दैट इज़ राइट, ठीक है, टैक्स के थ्रू या फंड्स के थ्रू। चौथा है, इट मस्ट बी इलेक्टेड फुल्ली और पार्शली, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या तो फुल्ली इलेक्ट हो सकती है या पार्शली भी इलेक्ट हो सकती है, ठीक है। अगर हम पार्शली भी सही है, फुल्ली तो बिल्कुल सही है, लेकिन पार्शली भी सही है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स पर जाएं तो पार्शली हो सकता है। सारे ऑप्शन सही हैं इसके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद जो होते हैं, एमपी, जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए होते हैं, लोकसभा में वो होते हैं जिनको आप वोट देकर चुनते हो और 5 साल की सरकार बनवाते हो, इनके प्रिविलेजेस क्या हैं? प्रिविलेजेस इनके लाभ, इनको क्या फ़ायदा मिलता है। पहले में लिखा है कि अगर लोकसभा का सेशन चल रहा है या राज्यसभा का सेशन चल रहा है, उस टाइम पर सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल मामले में, दैट इज करेक्ट। क्रिमिनल मामला होगा तो भैया तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन सिविल मामला होगा तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पहला सही है, इनको इतना फायदा तो मिलता है। दूसरा है, दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ज्यूरी सर्विस ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, ठीक है। ज्यूरी सर्विस का मतलब हो सकता है कि इट्स लाइक ऐसे समझो कि आप एमपी हो, आप सांसद हो और आपको इतना प्रिविलेज मिलता है कि कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो जो भी पार्लियामेंट में चल रहा है वो आप पेश नहीं कर सकते। तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है कि हाँ, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स आप पेश नहीं करो। दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज्यूरी सर्विस ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। और ऐसा तभी हो सकता है जब सेशन में हो पार्लियामेंट, यानी सेशन चल रहा है नवंबर से लेकर दिसंबर तक, तो उस सेशन में कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट, कोर्ट में जाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा है, हाँ बस प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा सिविल मामले में। तीसरा है, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट फॉर व्हाट दे से इन पार्लियामेंट्री कमिटीज, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता जो भी वो बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब कमेटी तो ढेरों होती है, लेकिन हाँ, प्रश्न कोई भी नहीं पूछ सकता। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।